गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम यूनिट 2 यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 2 पढ़ाएंगे, जिसमें आप लोग को आज ओम्स लॉ के विषय में बताया जाएगा। जैसे पिछले क्लास में हमने आप लोग को बताए थे, याद होगा कि करंट क्या होता है। फिर हमने पढ़ाए थे करंट दो तरह के होते हैं, एक अल्टरनेटिंग करंट और दूसरा हमने पढ़ाए थे डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट को एसी के नाम से और हमने फिर पढ़ाए थे डायरेक्ट करंट को डीसी के नाम से। आज आप लोग को सबसे पहला पॉइंट पढ़ना है ओम्स लॉ। तो आप जानते हैं कि अगर कहीं पे भी किसी भी वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं तो वहां पे निश्चित करंट डेवलप करते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस और करंट एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस पोटेंशियल अप्लाइड across potential applied across the end of conductor is directly proportional to the current flowing through a conductor and flowing through a conductor at constant temperature and pressure। हमने डिफिनेशन लिखे हैं यहाँ पे कि पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस अगर आप पोटेंशियल अप्लाइड करते हैं तो वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, आई का। तो सिंपल याद रखिएगा कि अगर हम लोग किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल अप्लाइड करते हैं तो वह हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, करंट का। अब देखिए कैसे ही यहां से हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो क्या आता है उसको समझिए पहले। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V बराबर सीधा होगा I इंटू R। V बराबर क्या हो गया आपको, I इंटू R, जहां पे वेयर R is proportionality कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट R को किसके नाम से जानते हैं हम लोग, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के नाम से। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट where R is proportionality called resistance of the circuit। क्लियर हो गया।
अब देखिए इसको समझना होगा कि यहाँ पे हम जो लिखे हैं इसका मीनिंग क्या होता है। सिंपल अभी फिलहाल ओम्स लॉ में इतना याद रखिएगा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है और जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं एक R आ जाता है और उसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं और उसी को हम किसके नाम से जानते हैं, रेजिस्टेंस के नाम से। अब देखिए इसमें कुछ टर्म्स आपको अभी हम बताने वाले हैं, वह क्या क्या है समझिएगा। एक का नाम है ओमिक सर्किट। ओम्स लॉ में पहला समझना है आपको ओमिक सर्किट। देखिए ये ओमिक सर्किट है क्या, ओमिक सर्किट हम बात कर रहे हैं सबसे पहले किस सर्किट का, ओमिक सर्किट का। देखिए ये ओमिक सर्किट होता क्या है, जो सर्किट ओम्स लॉ को ओबे करता है, पालन करता है, उसी को किसके नाम से जानते हैं हम लोग, ओमिक सर्किट के नाम से। जो सर्किट किसको ओबे करता हो, ओम्स लॉ को, किसको, ओम्स लॉ को ओबे करेगा उसी का क्या नाम है, ओमिक सर्किट। तो सर्किट विच ओबे, सर्किट विच ओबे Ohm's law are known as ohmic circuit। ओमिक सर्किट जो ओम्स लॉ को अबे करता है उसी को किसके नाम से जानते हैं हम लोग, ओमिक सर्किट के नाम से। जैसे देखिए यहां पे ये हो गया आपको I V वर्सेस I का ग्राफ। y एक्सिस पे हमने I लिए हैं, x एक्सिस पे V लिए हैं और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस को। तो सिंपल याद रखिएगा कि ओमिक सर्किट उसको कहते हैं जो किसको सैटिस्फाइड करता है, ओम्स लॉ को। जो कोई सर्किट ओम्स लॉ को सैटिस्फाइड करेगा उसी को हम क्या कहते हैं, ओमिक सर्किट कहते हैं। और यहाँ पे इसमें ग्राफ जो होता है V वर्सेस I का, उससे जो लाइन पास करेगा वो स्ट्रेट लाइन होता है। और एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि थीटा जब भी यानी स्लोप जब भी हम लेते हैं तो किसके साथ, I के साथ। ये वर्ड ध्यान में रखना है कि हम स्लोप यानी थीटा जब भी मेजर करते हैं या थीटा लेते हैं तो करंट के साथ। अब देखिए कब ये ओम्स लॉ को सैटिस्फाइड करता है और कब नहीं करता। जैसे मान लीजिए यहाँ V है और यहाँ I है, V और I का कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू हम ले रहे हैं। जैसे V आपको 3, 6, 9, 12, 15 और I आपको 2, 4, 6, 8, 10 दिया हुआ है। अब देखिए समझना होगा, जैसे मान लीजिए करंट दुगुना बढ़ रहा है, करंट कितना बढ़ रहा है। जैसे अगर हम बात करेंगे 2 से 4 हो गया, 4 से 6 हो गया, तो इसमें डिफरेंस जो है वह 2-2 का है और इसमें कितना का है, 3-3 का है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम देखेंगे ई दोनों का डिफरेंस 3, फिर ई दोनों का डिफरेंस 3, फिर ई दोनों का डिफरेंस 3, फिर इस दोनों का डिफरेंस 3, ई दोनों का डिफरेंस 2, ई दोनों का डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 2, फिर इसका भी डिफरेंस 2। इसका मतलब है कि यहाँ पे वोल्टेज और करंट का रेशियो कंसेक्यूटिव टर्म की बात करेंगे तो सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए ये सर्किट किसको ओबे करता है, ओम्स लॉ को। और यहाँ पे अगर हम स्लोप की बात करते हैं तो देखिए स्लोप का वैल्यू क्या होगा, स्लोप यानी टेन थीटा, स्लोप यानी टेन थीटा बराबर लिखिएगा आप लोग। इसमें क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, तो ये V है ये I है, तो V बाय क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। और V बाय I को ही हम क्या कहते हैं, R कहते हैं। V बाय I को हम क्या कहते हैं हम लोग, R कहते हैं। तो सिंपल याद रखिएगा
थीटा जब भी हम मेजर करते हैं तो किसके साथ, करंट एक्सिस के साथ, किसके साथ, करंट एक्सिस के साथ। तो ओम्स लॉ तभी ये जो भी कोई सर्किट ओमिक सर्किट होगा इसका मतलब है वह किसको फॉलो करेगा, ओम्स लॉ को। अगर मान लीजिए आपके पास इस तरह से दे दिया जाए तो ये है मान लीजिए करंट, ये है वोल्टेज, तो इसमें हम थीटा इसके साथ लेंगे। अगर कहीं मान लीजिए ये रेजिस्टेंस हो गया, कहीं दूसरा फिगर है इस तरह से, ये आपको आई है और ये आपके पास मान लीजिए भी है, तो हमको जब लेना होगा तो ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो थीटा जब भी लेना होगा तो हम किस एक्सिस के साथ लेते हैं, आई यानी करंट एक्सिस के साथ लेते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। जैसे हम मान लीजिए समझाने के लिए कोशिश करेंगे आप लोग को, तो अभी तुरंत हमने पढ़ाए थे कि ओम्स लॉ को सेटिस्फाइड करने की बात जो किए थे। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये वोल्टेज है, ये करंट था, तो मान लीजिए 2 है करंट, 4 6 8, ये 3 6 9 12 15 मान लीजिए इस तरह से। तो पहला मान लीजिए करंट 2 है तो वोल्टेज 3 होगा, फिर 6 है तो 4 होगा, फिर ये है तो 6। देखिए इस तरह से जा रहा है। तो इसीलिए ये किसको ओबे करता है, ओम्स लॉ। किसको, ओम्स लॉ को। सिंपल इस चीज को याद रखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन है जो कि आप देखिएगा आईआईटी जेईई मेंस, सभी आईआईटी जेईई मेंस में और नीट दोनों में पूछ चुका है। आपसे पूछा जाएगा फाइंड द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस। तो फाइंड द relation between resistance that is R1 and R2। आपको रिलेशन फाइंड करना है किसके किसके बीच में, R1 और R2 के बीच में। जैसे देखिए यहां पे कैसे दिया हुआ है, ये करंट एक्सिस है और ये वोल्टेज है, करंट और वोल्टेज है। अब देखिए ये आपका रेजिस्टेंस R1 हो गया और ये आपका रेजिस्टेंस R2 हो गया। हमको यहाँ पे R1 और R2 के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। इसका 2 प्रोसेस हो सकता है। हम फर्स्ट और सेकंड, यही क्वेश्चन है आपके पास, टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस, यानी R1 और R2 में रिलेशन फाइंड करना है। और आपके पास करंट और वोल्टेज का ग्राफ दिया है, रेजिस्टेंस R1 R2 दिया हुआ है। तो हम फर्स्ट मेथड आप लोग को पहले समझाते हैं, फिर सेकंड मेथड की बात करेंगे। फर्स्ट मेथड आप करिएगा क्या, सबसे पहले किसी एक को आप कांस्टेंट मान लीजिएगा। जैसे देखिए करंट को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, तो ये फर्स्ट का है, सेकंड का है। वोल्टेज आपका मान लीजिए V नट है, सॉरी करंट यहाँ पे I नट या I जो भी कहिए, लेकिन ये वोल्टेज V2 को रिप्रेजेंट करेगा और ये वोल्टेज आपको V1 को रिप्रेजेंट करेगा। अब समझना होगा, हमें रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो R का वैल्यू आपने पढ़ा है V बाय I, I तो कांस्टेंट है, I नट हो गया। अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज
1 बड़ा है किससे? V2 से। वोल्टेज V1 बड़ा है किससे? V2 से। जब वोल्टेज V1 बड़ा है V2 से और आपको I कांस्टेंट है, I क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका वोल्टेज ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्योंकि आप सिंपल जानते हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होते हैं। तो यहाँ पे अगर वोल्टेज V1 का बड़ा है इसलिए रेजिस्टेंस R1 का भी बड़ा होगा किससे? R2 से। क्लियर हो गया? सबसे पहला करना क्या है? किसी एक को कांस्टेंट मान लीजिएगा। तो हमने करंट को कांस्टेंट माने हैं और आप देख रहे हैं R2 है इसलिए वोल्टेज V2 हो गया, R1 है इसलिए वोल्टेज V1 हो गया। और हम जानते हैं R बराबर V/I होता है। तो I तो कांस्टेंट है, वोल्टेज V1 बड़ा है V2 से इसलिए R1 का भी वैल्यू बड़ा होगा किससे? R2 से। दूसरा मेथड भी सिखाते हैं आप लोगों को, सेकेंड मेथड। अब एक मेथड ये हो गया, सेकेंड मेथड भी सिखा देते हैं। देखिए यही ग्राफ था आपके पास, दोनों मेथड अच्छा से समझ लीजिए। ये I है, ये I हो गया, ये V ऐसे दिया हुआ है, ये R1 है आपका, ये R2। हमने पढ़ा है कि थीटा हम जब भी लेते हैं तो किसके साथ लेते हैं? करंट के साथ। तो हमको थीटा जब लेना होगा तो ये लेंगे। तो देखिए ये R2 है तो थीटा 2 नाम दीजिएगा, ये R1 है तो थीटा 1 नाम दीजिएगा। अब कोई भी कहेगा कि थीटा 1 बड़ा है थीटा 2 से, थीटा 1 बड़ा है थीटा 2 से, इसलिए रेजिस्टेंस R1 बड़ा होगा किससे? R2 से। बहुत आसान है सेकेंड मेथड। जिसका एंगल जितना बड़ा होगा, क्योंकि हमने रटा चुके हैं कि एंगल से ही पता करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थीटा 1 का वैल्यू बड़ा है थीटा 2 से, इसलिए R1 का भी वैल्यू बड़ा होगा किससे? R2 से। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझना होगा आपको। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका है नॉन ओमिक सर्किट। नॉन ओमिक सर्किट जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, जो ओम्स लॉ को ऑबे नहीं करता है, उसी को हम किसके नाम से जानते हैं? नॉन ओमिक सर्किट के नाम से। जो सर्किट ओम्स लॉ को ऑबे नहीं करता है, पालन नहीं करता है, उसी को हम किसके नाम से जानते हैं? नॉन ओमिक के नाम से। तो सर्किट विच डू नॉट ऑबे, सर्किट विच do not obey Ohm's law। जो ओम्स लॉ को ऑबे नहीं करता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? नॉन ओमिक सर्किट। जो ओम्स लॉ को ऑबे नहीं करता है उसी का क्या नाम होता है? नॉन ओमिक सर्किट। जैसे आपको हम ग्राफ के थ्रू समझाएंगे। अभी देखिए ग्राफ में आपको मान लीजिए ये करंट है, ये वोल्टेज है, और ग्राफ आपका मान लीजिए ऐसे गया है। आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो लेकिन करंट आपका 0 है, फिर आप ऐसे जाने लगा। इनिशियल टाइम में आपने वोल्टेज बढ़ाया, वोल्टेज बढ़ते गया, करंट 0 ही है।
आपने वोल्टेज को बढ़ाते 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 गए, यहाँ पे पहुंचे, यहाँ से यहाँ तक करंट 0 है। फिर उसके बाद जब वोल्टेज बढ़ने लगा तो करंट भी बढ़ने लगा। इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हुआ, इसलिए इसको किसके नाम से जानते हैं हम लोग? नॉन ओमिक के नाम से। तो सिंपल याद रखिएगा कि जो ओम्स लॉ को ऑबे नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है, उसको किसके नाम से जानते हैं हम लोग? नॉन ओमिक के नाम से। अब देखिए इसका कुछ लिमिटेशन है, तो लिखिएगा लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ऑफ ओम्स, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। क्या क्या इसका लिमिटेशन है, इसी को अभी हम समझाएंगे आप लोग को कि कुछ कुछ इसमें लिमिटेशन भी है। तो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ये कभी भी नॉन ओमिक को फॉलो नहीं करता है। तो नॉन ओमिक सर्किट ये किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है? तो नॉन ओमिक सर्किट के लिए। पहला पॉइंट तो यही है कि ये नॉन ओमिक सर्किट नहीं हो सकता है। नॉन ओमिक सर्किट ये किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? तो नॉन ओमिक सर्किट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। पहला पॉइंट ये हो गया कि ये नॉन ओमिक सर्किट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और दूसरा पॉइंट देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। इफ ए लार्ज करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, इफ ए लार्ज current, if a large current flow through a conductor, according to H बराबर हम लोग जानते हैं हीटिंग इफेक्ट में पढ़ना है, जूल हीट इफेक्ट I स्क्वायर R इंटू टी। H बराबर क्या होता है? I स्क्वायर R टी। हीटिंग टेक प्लेस, हीटिंग टेक प्लेस and heating take place and due to which resistance of circuit also increases. Resistance of circuit also increases, and because of high resistance and because of high resistance in a state of getting a straight line. A straight line we get curve. अब समझा रहे हैं इसको। ये आपने लिखे हैं इफ ए लार्ज करंट फ्लो ए कंडक्टर अकॉर्डिंग टू H बराबर आप लोग को हीटिंग इफेक्ट में पढ़ना है। H बराबर I स्क्वायर RT होता है हीटिंग टेक प्लेस एंड ड्यू टू विच रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट आल्सो इंक्रीजेज एंड
and becomes of high resistance in state of getting, जैसे ही बहुत ज्यादा इसका रेजिस्टेंस होगा, निश्चित है ये स्ट्रेट लाइन छोड़ करके ये किसको पकड़ देता है, कर्व को। जैसे हम समझा रहे हैं, इस लैंग्वेज जो लिखे हैं इसी को समझाने के लिए अभी हम हीटिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं। जैसे आपको अभी तुरंत पढ़ाए हमने, H बराबर होता है I स्क्वायर R इंटू टी। जब हम करंट को इंक्रीज करेंगे, हम करंट को बढ़ाएंगे तो हीट बढ़ेगा, करंट को बढ़ाते चले जाएंगे हीट बढ़ेगा। जैसे ही करंट को आप इंक्रीज करते हैं, साइड में लिख देते हैं आई इंक्रीज, करंट को आपने इंक्रीज किया है बाबू, तो निश्चित है हीट भी इंक्रीज करेगा। अब देखिए हीट बढ़ते 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 मैक्सिमम जाएगा। अब फिर समझिए, अब हीट जब बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, हीट के बढ़ते ही क्या बढ़ने लगेगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। अब जब रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, हीट जैसे आप बढ़ाएंगे, निश्चित है रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज करेगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो आप जानते हो V बराबर क्या होता है, I इंटू R। अब देखिए V पर I बराबर R हो गया। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो निश्चित है उसका वोल्टेज बढ़ेगा, लेकिन करंट उसमें क्या होगा, घटेगा। सिंपल एक बार और समझिए, जैसे H बराबर होता है I स्क्वायर RT, हमने करंट को बढ़ाए, करंट जब इंक्रीज करेगा तो हीट भी इंक्रीज करेगा, करंट को बढ़ाने से हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ते चला जाएगा तो निश्चित है उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेंगे। जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ा तो V बराबर I इंटू R होता है। अब देखिए R का वैल्यू V बाय I हो गया। अब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज इंक्रीज करेगा, लेकिन करंट क्या करेगा, उसका डिक्रीज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप वोल्टेज को तो बढ़ा रहे हैं, इनिशियल टाइम में आपने करंट को बढ़ाया, हीट बढ़ा, रेजिस्टेंस भी बढ़ा, लेकिन जब मैक्सिमम पे चला जाएगा तो निश्चित है आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, लेकिन आपका ये जो करंट है वह क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, देखिए ध्यान से। इधर मान लीजिए करंट है, इधर आपका वोल्टेज है। तो पहले तो ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, यानी करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते यहां तक जाएगा। अब देखिए होता क्या है, यहां पे करंट और वोल्टेज दोनों बढ़ रहा है साथ साथ, लेकिन जैसे ही यहां पे वोल्टेज बढ़ेगा, लेकिन सर्टेन इंटरवल के बाद तो वोल्टेज बढ़ रहा है, लेकिन आपका करंट क्या होने लगा है, घटने लगा है। तो यही जो कर्व बन रहा है, इसीलिए ये किसको फॉलो नहीं करता है, ओम्स लॉ को सेटिस्फाइड नहीं करता है। इसका मतलब अब ये कर्व ऐसे जाते हुए यहां तक तो जाएंगे, यही इसका दो लिमिटेशन है। H बराबर I स्क्वायर RT होता है, आप करंट बढ़ा रहे हो, हीट बढ़ रहा है, करंट बढ़ा रहे हैं, हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा तो निश्चित रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ते बढ़ते गया। अब देखिए V बराबर I इंटू R होता है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ रहा है, लेकिन करंट आपका क्या हो रहा है, घट रहा है। ऐसे नहीं जाकर के ये कर्व ले लेगा, यहाँ वोल्टेज बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट बढ़ना चाहिए, लेकिन ये कर्व लेकर के करंट क्या होने लगा, घटने लगा। तो यही था इसका दो लिमिटेशन। तो आज हमने आप लोग को ओम्स लॉ के विषय में बताए हैं, और इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से ध्यान में रखिएगा। हमने बताया अभी कि ओम्स लॉ सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होता है, ओमिक कंडक्टर के लिए। ओम्स लॉ कभी भी नॉन ओमिक के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है।